नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है चूड़ियां पहना देंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष पाकिस्तान के परमाणु बम से डरा हुआ है, तो हम भी पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। जिस प्रकार से हम लोकसभा चुनाव में बयानबाजी का दौर देख रहे हैं, एक प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने पाकिस्तान को लेकर जो टिप्पणी की, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। और उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुसलमान की बात करें, जिहाद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, लोकसभा चुनाव आते आते तक ऐसी एंट्रीज हो जाती है। और इस बार जो हमने देखा है, पहले चरण के पहले जहां हमने देखा कि इस तरह के मुद्दों का कहीं जिक्र भी नहीं था। आम मुद्दों के ऊपर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर बातचीत थी, लेकिन सरप्राइज एंट्री इन मुद्दों की जिस तरह से हुई है, कहीं ना कहीं चुनावी परिदृश्य जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर विपक्ष के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसे मुद्दे बीजेपी को दे रहा है। जहां फिर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास परमाणु बम है, जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती ही क्यों है, पाकिस्तान की नजर भारत के चुनाव पर क्यों है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राधा वल्लभ जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अजय बोकिल जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत है। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी ही देर में आदित्य नारायण उपाध्याय जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। एक बार सभी मेहमानों का मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय बोकिल सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, पहले फारूक अब्दुल्ला, फिर उसके बाद में मणिशंकर अय्यर, और इसके बाद में फिर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान की एंट्री करते जा रहे हैं, पाकिस्तान पर बयानबाजी करते जा रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, इतना करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है उसका संदर्भ अलग है, और मणिशंकर अय्यर का जो बयान वायरल हुआ है वो असल में उन पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है जो काफी पहले उन्होंने एक संदर्भ, किसी संदर्भ में वो कहा था। और बीजेपी ने जो है उसके मौके का फायदा उठाते हुए उसको फिर से वायरल कर दिया, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। बिल्कुल। अब पहला सवाल जो है वो फारूक अब्दुल्ला के बयान का है। फारूक अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, जिनको कश्मीर में राजनीति करनी है, और कश्मीर में भी खास करके कश्मीर घाटी की राजनीति जो है बिल्कुल उनको करनी है। तो उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा आ जाता है। उससे पहले महबूबा मुफ्ती का भी देखा, उन्होंने कहा सब पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल है कि ये नेता पाकिस्तान के पैरोकार बन करके क्यों सामने आ रहे हैं, और इसकी क्या जरूरत है, खास करके अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। और इस मामले में भारत सरकार का रवैया बहुत साफ है कि भाई दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, या तो आप लड़ाई लड़ लो हमसे, या फिर प्रेम की बात कर लो। आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और हमसे कहेंगे बात भी करेंगे, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और इस मामले में मोदी सरकार की नीति बहुत साफ है। बिल्कुल। अब कुछ लोग इस नीति को बदलने के लिए दबाव डालते हैं कि नहीं साहब, वो तो आप बातचीत करेंगे तो वो आतंकवाद में लगाम अपने आप लग जाएगी। लेकिन जो देश खुद अपने देश के भीतर ही आतंकवाद में लगाम नहीं लगा पा रहा है, वो भारत में होते आतंकवाद में लगाम क्यों लगाएगा? वो तो खुद इसको ही पोषित कर रहा है, पाल रहा है। तो इस बारे में भारत सरकार की नीति बहुत साफ है और सही भी है वो। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष के नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि अब वो दौर चला गया है बातचीत करने का, कभी नहीं लौटने के लिए। वो दौर अब नहीं लौटेगा, क्योंकि अब जो दौर है वो नया दौर है, ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है, आंख से आंख मिलाकर मारने की ताकत रखता है। ये क्यों भूल जाते हैं नेता? नहीं, देखिए क्या है, मैंने कहा ना कि भाई वो मुस्लिम फैक्टर इसके अंदर काम करता है, खासकर कश्मीर घाटी की जहाँ तक सवाल है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर पूर्व पाकिस्तान बात करेंगे तो उनको कुछ फायदा होगा। लेकिन अभी जो कल श्रीनगर में जिस तरह का मतदान हुआ है सीट पर, कि लोग, हालांकि वैसे कुल मिला के वो कम है, लेकिन जो पुराने जो रिकॉर्ड है उससे कई गुना ज्यादा मतदान अगर हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता ने एक तरह से वहाँ जो धारा 370 हटाने का काफी हद तक समर्थन कर दिया है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी परिस्थितियां ना बने कि पाकिस्तान खुद होकर के हमसे बात करना चाहे, या फिर वो इस बात की पूरा अश्योरेंस दे कि भाई आतंकवाद को कतई बढ़ावा नहीं देगा और वो खुद लगाम लगाएगा। इस संदर्भ मुझे राजनाथ सिंह का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई अगर आप नहीं लगा पा रहे तो हमसे मदद ले लो आप। बिल्कुल। हमारी सेनाएं हमारी जो है आपकी मदद करती हैं, चलो हम पकड़ के खत्म करते हैं।
तो पाकिस्तान जो है वो चुप्पी साध जाता है, क्योंकि मालूम है कि उन्होंने सांप तो उन्होंने खुद ही पाले हुए हैं ना। बिल्कुल। और अब वो जो है वो उनको डस रहे हैं, वो अलग बात है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरह की बयानबाजी का केवल राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से दिया गया है। बिल्कुल। और मणिशंकर अय्यर का बयान का जहाँ तक सवाल है, वो पुराना बयान है, और वो पाकिस्तान के पैरोकार बहुत पुराने जमाने से रहे हैं, आज से नहीं है, क्योंकि उनका बचपन जो उनकी पैदाइशी लाहौर की है। बिल्कुल ठीक है। ये पुराने इंटरव्यू में मणिशंकर का जो बयान है, हालांकि इसको सही समय पर जो उपयोग किया गया है बीजेपी की ओर से वो देखने वाली बात है, लेकिन ये जो बयान आया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, परमाणु बम उनके पास है, हमें डरना चाहिए, वो हमारे ऊपर ही गिरेगा, ये हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा प्रकाश जी उन्होंने कहा था। लेकिन जिस तरह से अभी अजय बोकिल जी ने बताया कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह के जो बयान है वो विपक्ष के नेता देते हैं, कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, और जिस तरह से हम भारतीय वोटर्स की हम बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की तरफ हम जब जाते हैं, तो जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स है भारत में वो विपक्ष के साथ हो जाएंगे, विपक्ष की तरफ हो जाएंगे, उनके पक्ष में वोट करेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो पुराना तरीका है वो अब इस बार काम आएगा 2024 में? इस पे पहले भी डिबेट हो चुकी, फारूक अब्दुल्ला जी पे मैंने पहले भी कहा था कि उनके बयान कोई नए नहीं हैं। उन्होंने कमलनाथ जी जब चुनाव हारे थे छिंदवाड़ा में, तब भी उनका बयान आया था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया आज तक उन पे? तो ये सब मिली जुली इनकी रणनीति होती है, जैसे स्लीपिंग सेल होती है एक दूसरे की पार्टी में, तो चाणक्य के युग में चला करती थी, वैसे आप देखें ना, इन्हीं लोगों ने तो बहुत सी चीजें एक्सपोज करी हैं। आप मोदी जी के बारे में बहुत से रहस्योद्घाटन, यदि ये जो मणिशंकर अय्यर ये चाय का स्टॉल लगाने की बात नहीं कहते तो आपको पता चलती कि मोदी जी की चाय की दुकान हुआ करती थी बड़नगर में, है तब स्टेशन ही नहीं बना था, 73 में बना वहां पर स्टेशन, हाल्ट हुआ करता था। पर मोदी जी एक अच्छे अपनी बात को पेश करने वाले मार्केटिंग वाले व्यक्ति हैं, वो हर चीज को मुद्दा बना के बेच लेते हैं। और पाकिस्तान तो शुरू से सॉफ्ट टारगेट रहा है, लेकिन मुद्दा तो कांग्रेस के ही लोग देते हैं ना। हाँ तो दे रहे हैं ना, स्लीपिंग सेल में क्या बोल रहा हूँ, राज कांग्रेस की दुर्गति क्यों है? दुर्गति इसीलिए है, वो इनको हटा भी नहीं पा रही है। और आप रणनीतिक तौर पे देखिए कि विपक्ष को समेट क्यों रही है बीजेपी। ये मणिशंकर अभी कांग्रेस में आ जाएंगे, सज्जन हो जाएंगे ये, ऐसे कितने लोगों को बीजेपी ने अपने अंदर ले लिया है, तब उनसे सारे दोस्त मिट जाते हैं। जो भगवान श्री राम पे जिसने टिप्पणियां की वो आज बीजेपी में आ गए। इनका सॉफ्ट गेम है, मतलब पाकिस्तान नहीं हो तो शायद बीजेपी अस्तित्व में नहीं होती। एक डिबेट में इनके एक विद्वान प्रवक्ता थे, उनको चैलेंज कर दिया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि अभी 4-5 शब्द मुसलमान पाकिस्तान के बिना कुछ बोल के बता दो, वो तुरंत थोड़ी सी देर में उस पे आ गए थे। इनकी डिबेट ही चालू नहीं होती। आप डिबेट करो ना इकोनॉमिक्स पे, आप जो आर्थिक सर्वेक्षण आए उस पे डिबेट करो ना, क्योंकि वहां आप कमजोर हो। आपने संसद में जो बजट भी पेश किया था तो आपने श्वेत पत्र काहे पे लाए थे? आपकी 10 साल की सरकार से पहले की 10 साल की सरकार पे श्वेत पत्र लाए थे। अरे आप अपना पेश करो ना, आपने क्या किया है? आज कर्ज में आज जो अनुमानित जो कर्ज है करीब 187-88 लाख करोड़ का होने जा रहा है देश पे। हर व्यक्ति पे अपना अलग कर्ज हो रहा है, वो अपनी जमा पूंजी को खर्च करने पे मजबूर है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हंसी आती है, लोग उसके मुद्दा नहीं मानते, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सनातन, जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान, हम ये देख रहे हैं। सनातन का सही अर्थ आप पूछ लेंगे, लोगों को पता नहीं है, और वो सनातन के ठेकेदार बन के इस तरह से बातें करते हैं, उन्हें धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। किसी दिन इस विषय पे आप डिबेट रखना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे बयानबाजी का दौर कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर की एक बयान दिया कि एक ना एक दिन पीओके का विलय भारत में होगा, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। वहाँ के लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नहीं मिल रही है। और हमने कल भी देखा किस प्रकार से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, वहाँ के लोगों का किस प्रकार से गला घोंटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। अब उनके बयान के बाद एक नेताओं ने बयानों की सीढ़ियाँ लगाते गए, और फिर आखिरकार में प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो बना देंगे। क्या गलत है इसमें? जी आपकी टिप्पणी सर। जी जहाँ तक पीओके के भारत में शामिल होने की बात है, देखिए ये कहा जाता है कि जो भारतवर्ष एक जमाने में था, उस भारतवर्ष को की परिकल्पना जो है वो दोबारा से साकार हो सकती है। लेकिन
बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि भारत के चारों तरफ जो है हाँ, जो वही कम्युनिटी निवास करती है जिस कम्युनिटी से इन लोगों को परहेज है। बिल्कुल और यदि वो किसी तरीके से बाय द वे शामिल होए, आप आज उसकी कल्पना मात्र करें तो वही कम्युनिटी का परसेंटेज भारत की आबादी में बहुत ज्यादा होगा। तो उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आर्थिक असमानता की बात है। हाँ, भारत के उन देशों में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वो अब भारत की तुलना में काफी पीछे हैं, और यदि उनको हम शामिल बाय द वे करते हैं किसी तरीके से, तो भारत की आर्थिक स्थिति पर निश्चित तौर पे विपरीत असर पड़ेगा, सामाजिक स्थिति पर असर पड़ेगा, और जो सोच है उस सोच को प्रभावित निश्चित तौर पे ये इस तरीके की चीजें करती है। लेकिन फिलहाल जो है चुनाव की वजह से जो बयानबाजी हो रही है, ये कोई गंभीर बयानबाजी इसलिए नहीं है हाँ, कि पाकिस्तान पर टिप्पणी करने से भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति आज ये है कि बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सूरत का उदाहरण है, अपना इंदौर का उदाहरण है, और कल की ही बात है बनारस में कुछ लोग नामांकन करने के लिए गए थे, तो उनको जो है रिटर्निंग ऑफिसर के बहुत दूर रोक दिया गया था और उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। उनसे कहा गया है कि अभी वीवीआईपी का नामांकन 2-3 दिन होने वाला है, तो 2-3 दिन और कोई अपना पर्चा दाखिल नहीं करेगा। तो ये तो लोकतंत्र के भारत में स्थिति है। प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया कि प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए कोई वहां पर जा नहीं सकता। ठीक है, सही बात है, प्रोटोकॉल का हवाला हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम चुनाव लड़ने के लिए जब वो निर्वाचन अधिकारी के पास कोई जाता है तो सब बराबर होते हैं, लेकिन वहां पे भी यदि वीआईपी संस्कृति डेवलप होती है तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है आदित्य नारायण जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज भी, क्योंकि हमने देखा जब पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया तो जो ऑफिसर थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर एक उम्मीदवार के रूप में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल हमने वहां पर देखा है, जिस तरह से आपने बताया वो ठीक नहीं था। लेकिन राधा वल्लभ शारदा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे प्रकाश जी ने पहले कहा कि सनातन का अगर असली मतलब आप पूछ लें तो नेता नहीं बता पाएंगे, जिस पर ये पूरा चुनाव लड़ लेते हैं, जिस पर जो चुनाव लड़ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर। आपकी एक टिप्पणी इस पर चाहूंगी मैं। मान लीजिए अगर सनातन, राष्ट्रवाद, जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान ये शब्द हटा दिए जाए तो आपको लग रहा है कि इन मुद्दों की एंट्री हो पाएगी चुनाव में? अब जहाँ तक प्रश्न उठता है सनातन का, तो सनातन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब हम पैदा हुए हैं तो हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में वो भी शामिल है। अब जैसे आदित्य नारायण जी है, और शायद वकील जी भी जानते होंगे, और मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो अपने जनेऊ संस्कार भी होता था एक, क्या उसी तरह से आज एक संस्कार हमारे मन में, जैसे अभी मदर्स डे आया था, तब हमने अपनी माँ को तो हम रोज याद करते हैं, लेकिन उसको मदर्स डे क्यों घोषित किया? क्या कि हम लोग जिस चीज़ को भूल रहे हैं, आजकल के लोग जो है, बच्चे को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि आपको माँ बाप को इज्जत का देना है या नहीं देना है। तो ये प्रश्न ये उठता है। तो हमारा ये सनातन जो है उस कभी न पहले कभी मरा था, न अभी मरा है, और न आगे कभी खत्म होगा, चाहे किसी की आबादी कितनी ही क्यों ना हो जाए। अब मैं बात करता हूँ, आपने वो प्रश्न नहीं किया मुझसे और उसका जवाब मैं, एक गाना है कहीं चूड़ियाँ खनकेगी था किसी में, बिल्कुल है ना? तो अगर मोदी जी ने ये कहा है कि चूड़ियाँ हम भेज देंगे, तो कोई खास बात नहीं है। क्यों कि वहाँ के जब हम देखते हैं टीवी पर, वहाँ आपस में कितने लोग पीओके में कितने लोग झगड़ते हैं। दूसरी चीज, जहाँ तक प्रश्न उठता है सनातन का, तो कश्मीर के लाल चौक में झंडा, तिरंगा झंडा किसने फहराया था? वो कौन थे? क्या तो ऐसा नहीं है कि भारत कहीं से कमजोर है, उसने तब दिखा दिया था भारत ताकतवर है, और आज भी मैं कहता हूँ भारत ताकतवर है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल ये ठीक है। एटम बम की धमकी दे या अणु बम की धमकी दे, किसी की, जो आदमी भीख मांग के खा रहा है, बिल्कुल। जहाँ दाल, आटे, चावल और गेहूं और दूध के रेट अगर सुन लेंगे आप, तो आप कहेंगे कि अपने यहाँ से तो बहुत महंगा है। फिर बिल्कुल। तो न अपने यहाँ महंगाई है न बेरोजगारी है। बिल्कुल ठीक है। कौशल किशोर जी, बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। कौशल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से राधा वल्लभ जी ने भी कहा, अजय बुगल सर ने भी इस पर प्रकाश डाला, मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान भारत की समानता नहीं कर सकता, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो या डेमोक्रेसी की मोर्चे की बात हो, सैन्य ताकत की बात हो या हथियारों की अगर बात हम करें या वैश्विक स्तर पर जो भारत की छवि बनी है या उसकी हम बात करें, किसी भी पैमाने पर भारत की समानता पाकिस्तान नहीं करता है। और जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मुद्दा जरूर उठता है आतंकवाद का। जैसा कि अजय बुगल सर ने कहा कि वहाँ पर आतंकवाद खत्म करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमारी सेना भेज देते हैं, तो पाकिस्तान इस बयान पर जवाब नहीं देता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो तो उनको सबसे पहले तो आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, आतंकवाद की जो बात है, आज मैं किसी सैन्य कर्मी का इंटरव्यू सुन रहा था। ये जो आतंकवाद है, ये पाकिस्तान ने जो है भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए आतंकवाद को प्रश्रय दिया था। आईएसआई ट्रेनिंग देना आतंकवादियों को और हर तरह से सहायता उपलब्ध कराना, ये सिर्फ इसलिए किया था कि भारत का जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी दूसरा जो हिस्सा हो, उसको जो है हथिया लें, उसको हत्या लेनी, हत्या तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे अवरोध पैदा किया जाए, वहाँ पे अव्यवस्थाएं पैदा की जाए, वहाँ पे मतलब जो है मारकाट मचाई जाए, हिंसा की जाए और एक तरह से ये कुल मिला के एक हिंसक माहौल बनाया जाए, हिंसक माहौल बना के ये दर्शाया जाए कि पाकिस्तान आपके यहाँ कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है। और वही आतंकवाद अब आज की स्थिति में भारत तो अपने आप में सुदृढ़ हो गया है। यहाँ आतंकवादी भी अब जो है चूड़ियां पहन के बाहर निकल जाते हैं और अब वही आतंकवाद से पाकिस्तान खत्म हो रहा है, बिल्कुल। और उसी आतंकवाद अब वो उसके नियंत्रण में नहीं रहा है। तो ये आतंकवाद अब उसके लिए भस्मासुर बन गया है, जो उसी को नष्ट करने पे तुला है। बिल्कुल। और जहां तक बात है प्रधानमंत्री के बयान की, चूड़ियां पहना देंगे, तो देखिए भारत आज नहीं, भारत पाकिस्तान की तुलना में तो हमेशा समृद्ध रहा है। चाहे वो जब पाकिस्तान का जन्म ही भारत से हुआ है, भारत का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान हो गया, वो भी इसलिए कि एक सैकड़ों साल की गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली, उसमें जो तीसरा पक्ष था ब्रिटेन या इंग्लैंड, अंग्रेज जो थे, उन्होंने और कुछ इस तरह की फूटो डाल करो राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसके तहत मुस्लिमों में एक अलग भाव पैदा कर दिया और एक जो है देश को बांटने की स्थिति आ गई, जिसको सबको महात्मा गांधी सहित सबको स्वीकार करना पड़ा। तो वो तो एक दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। लेकिन अब आप उसके बाद अगर जाते हैं तो उस समय के बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को कुछ समय के लिए छोड़ दें, लेकिन जब भी भारत में ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ है, तब जो है भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। देखिए, उस दिन भी बात हो रही थी, वही बात आज मैं दोहराऊंगा यहाँ कि जब 1971 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने वाला कौन? भारत है। तो उस समय भी चूड़ियां पहनाई थी ना, ये एक तरह से उनको एहसास कराया था ना कि पीओके और ये गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब तो हम ले लेंगे जब चाहेंगे। बिल्कुल। ये तो जब तक हम जो है सब्र किए हुए हैं तब तक स्थिति है। तो आज निश्चित तौर से इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री है, विश्व के एक ताकतवर नेता हैं, एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जिनके समय में एक विदेश नीति बहुत संतुलित विदेश नीति है, जहां बिना भारत के हस्तक्षेप के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है या भारत में कोई भी अपनी बात नहीं थोप सकता है। ऐसे में अगर देश के नेता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो ये निश्चित तौर से उन देश के जो नेता जो कहते हैं हम भारत के हैं, उनकी असलियत उजागर कर रहा है। तो उसका अगर कोई सीधा सा जवाब ये है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे, ठीक है, और हमें उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है, हम निश्चित तौर से आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, सैन्य रूप से भी मजबूत हैं और विदेश नीति के रूप में हम एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। परमाणु शक्ति हम भी हैं, किसी ने कहा था उनके पास परमाणु बम है, तो परमाणु बम उनके पास है, उससे ज्यादा बेहतर तकनीकी और संसाधन हमारे पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कौशल किशोर जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बयानबाजी आ रही है दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन अजय बुकेल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे भी प्रकाश जी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव, अब जैसे अगर हिंदू मुसलमान इस तरह के शब्द हटा दिए जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी है या फिर विपक्ष है, उनके
जो बोलने की चीजें या जो डिबेट है वो संभव नहीं है। लेकिन अजय मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर बात करती है, जिसकी हम भी सराहना करते हैं, सीएए को लेकर बात करती है, एनआरसी को लेकर बात करती है, तो मुस्लिम वर्ग जो है वो उसमें स्वतः ही आ जाता है। रही बात पाकिस्तान की, तो जब विपक्ष मुद्दा देता है तो पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। कैसे देखते हैं इसको? देखो, पाकिस्तान की एंट्री कई बार हो जाती है, कई बार कराई भी जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर हिंदुओं को अगर एकजुट रखना है, ये बीजेपी का आजमाया हुआ फार्मूला है कि बाकी सारी बातें जो है अपनी जगह हैं, सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, हिंदू मुसलमान करने पे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता है, और बल्कि दोनों को फायदा होता है, विपक्ष को भी फायदा होता है और बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि मुस्लिम अगर एकजुट होते हैं तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां क्षेत्रीय उनको फायदा होता है, और उनके खिलाफ अगर हिंदू एक होते हैं तो उसको बीजेपी का फायदा होता है। तो दोनों का फायदा इसमें इस ध्रुवीकरण के अंदर होता है, और इसीलिए कोशिश होती है कि अपने अपने वोट बैंक बचाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या ये अभी जरूरी था मुद्दा उठाना? तो निश्चित रूप से अब देखिए 7 चरणों का चुनाव, और हम ये देख रहे हैं कि हर चुनाव में एक नया मुद्दा उभर के आता है, हर चरण में और पुराना मुद्दा जो है वो पृष्ठभूमि में चला जाता है। तो अब सवाल ये कि हर बार नया मुद्दा आप क्या लाएंगे? अब ये जो पाकिस्तान के परमाणु बम वाला जो इशू है, ठीक है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसने कैसे बनाया ये भी हमको मालूम है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर ले? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। और खुदा न खास्ता कभी मान लो उसने एक बार कर भी लिया, तो उसके बाद क्या होने वाला है? फिर ये भी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूँ कि अगर भारत पर कभी डाल दिया उन्होंने भूले भटके, तो हमारे एक हिस्से पर नुकसान हमारा होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि उनका जो परमाणु बम है वो भी कितने सुरक्षित है, वहां तो इस बात की चिंता लेके कहीं उसका जो बटन है आतंकवादी के हाथ में ना चला जाए। बिल्कुल ठीक है। तीसरा मुद्दा पीओके का, जो पहले आपने कहा, उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल सारी बात पीओके की होती है, लेकिन जिस जम्मू कश्मीर रियासत का जो विलीनीकरण भारत में हुआ था वो तो पीओके से कई गुना बड़ी है। हमारे पास उसका केवल 1/4 हिस्सा है आज की तारीख में, उसका एक हिस्सा जो है वो पीओके है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो गिलगित बाल्टिस्तान है, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है लद्दाख का एरिया जो चीन के पास है। तो हमारे पास तो 75% कश्मीर अभी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। और हम पीओके अगर ले भी लेंगे तो गिलगित और बाल्टिस्तान के इलाके में इतना फर्क है कि वो 50,000 किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान के सीधे अंडर में है। लेकिन कहीं और पीओके जो है, भारत पर भरोसा तो किया है सर 370 हटने के बाद। नहीं, वो तो है ना, अब तो वही चुनाव में दिख रहा है। और मैं तो पिछले साल ही कश्मीर गया था, 10 दिन रहा था वहां पर, हालात में बहुत फर्क आया है। भले ही दिल से उतना लोगों ने स्वीकार किया और नहीं किया वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ शांति आई है और लोगों को कम से कम इतना सुकून तो हुआ है कि भाई हम चैन से थोड़ा जी तो सकते हैं, हमारा काम धंधा व्यापार धंधा ये तो फल फूल रहा है। इस बात का संतोष कश्मीरियों में साफ साफ दिखाई देता है। और दूसरी असली बात है कि महिलाओं की भागीदारी कश्मीर के अंदर बढ़ी है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल ठीक। नहीं, जमाना था कि महिलाएं निकल नहीं सकती। मैं 2011 में भी गया था कश्मीर में, और अभी पिछले साल 2023 में भी गया। एक बहुत बड़ा चेंज मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ये था कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है हर क्षेत्र में बढ़ गया है। बढ़ गया, बिल्कुल। वो मॉल्स में काम कर रही हैं, स्कूलों में काम कर रही हैं, एयरपोर्ट पे काम कर रही हैं, होटल्स में रिसेप्शनिस्ट पे काम कर रही हैं। ये कश्मीरी महिलाएं उस समय इतनी नहीं दिखी थी मुझे, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर काफी कुछ तक चीजों को कंट्रोल किया गया, लोगों में सुरक्षा की भावना आई है, तो उससे चीजें अपने आप ही डेवलप हो रही हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इस बात का एहसास तो उनको भी है। और कम से कम देखो, कोई से भी लोगों, कोई भी आतंक के दौर में दहशत में तो कोई जीना नहीं चाहता ना। आप किसी भी विचारधारा के समर्थक हो, लोग शांति चाहते हैं पहले, और 370 हटने के बाद जिस तरह से चीजों को कंट्रोल किया गया काफी फर्क पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या 5वें चरण में भी पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम यही मुद्दे छाए रहेंगे जिस प्रकार से हम अन्य चरणों में देख रहे हैं? तीसरे चरण में हमने देखा, चौथे चरण में हमने देखा, पहले और दूसरे चरण में भी देखा, तो क्या लगता है आपको कि 5वें चरण में भी यही मुद्दे छाए रहेंगे? अब आप देखिए, अभी आपने जो वाराणसी में प्रोटोकॉल की बात करी थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल था, इसलिए दूसरा नामांकन करने जा नहीं सकता था। मतलब वो एक स्टार प्रचारक के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या उनको ऐसे मुद्दे सामने लाना चाहिए, उनको संबोधन करना चाहिए इस तरह के मुद्दों का। ये आचार संहिता के अंतर्गत आना चाहिए, जब नहीं आता। आप इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव रद्द हुआ था, एक अधिकारी की उपस्थिति से हो गया था, तब नहीं आप प्रधानमंत्री पद की सेवा ले सकते थे। लेकिन आज सारी आचार संहिता, पहले कोई फिल्मी सितारा चुनाव लड़ता था, फिल्में बैन हो जाती थी, दिखाई नहीं जाती थी। बिल्कुल। आज चैनल चला रहे हैं, फिल्म चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे, लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अब आप ये प्रोटोकॉल वाली बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आचार संहिता जैसी कोई चीज अब दिखाई देती नहीं है। तो ये तो हो गई इनके प्रोटोकॉल की, कि प्रधानमंत्री पद के सारे उपभोग कर रहे हैं वो सारी सुविधाओं का, और स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे इनइक्वालिटी ये दिख रही, और उनको का दायित्व बनता है कि ये
मुसलमान, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों को जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है ही नहीं, उनको उठाकर भ्रमित करे जनता को। तो ये भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं जो बीजेपी को सूट करते हैं, इसलिए वो लड़ाई को इन पे ले आती है बार बार इन मुद्दों नेता अपने मैनिफेस्टो पर ही बात कर लेते, अपने मैनिफेस्टो में जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो में जिन चीजों को शामिल किया है उन्हीं पर चुनाव लड़ लेते। वो क्यों फिर पाकिस्तान चले गए, फिर क्यों वो पीओके चले गए, फिर क्यों चूड़ियां बम, एटम बम, परमाणु इन पर चले गए? आप देखिए उनको सूट करता है ना। आप देखिए आर्थिक इनकी जो आर्थिक सलाहकारों की समिति ने अचानक एक सर्वे पेश कर दिया कि साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये कहां से आए ये आंकड़े? 2015 में कौन सी इनकी जनगणना हो गई? पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। तो ये आर्थिक सलाहकार समिति ने इस आंकड़े निकाले कहां से, जबकि फर्टिलिटी रेट जो है डाउन बताया जा रहा है जो पिछले हेल्थ सर्वे में। तो ये विवादास्पद विषय जानबूझ के पटकते क्यों? ये हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करने की इनकी रणनीति है, क्योंकि इसके अलावा इन पे कोई साफ सब्जेक्ट नहीं है जिसपे डिस्कस कर सके। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से अब हम जो मुद्दे उठते हुए देख रहे हैं, जैसे आपने ये आबादी वाला मुद्दा क्योंकि काफी उठाया गया इसको लेकर, जैसा आपने बताया कि 2011 के बाद से 2015 में कब जनगणना हुई, ये जो चाइना भी था, हम दोनों समान आबादी वाले देश थे। उसने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एसेट समझा, उसके लिए काम जुगाड़े, उसके लिए वहां पर कॉस्ट कम लागत पे उत्पादन को बढ़ावा दिया, तो एक एक व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था की। हमारे यहाँ एसेट नहीं है, इनको बोझ बताया जा रहा है। कि आप बताइए अमेरिका हो या चाइना आज वापस जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि जीडीपी कम होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? आप इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, वो जीडीपी लाओगे कहां से जब आबादी कम कर दोगे आप? और आपके नेता ही आबादी बढ़ाने की बात करते थे ना कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। आज वो बोझ क्यों लगने लगी आप पे? आप प्रशासनिक रूप से अक्षम है, इस जनता को आप पूंजी नहीं बना पाए, इस जनसंख्या को पूंजी नहीं बना पाए, इसको बोझ समझ के आपकी पॉलिसी चल रही है। और इस धर्म की आड़ में भयानक करप्शन बढ़ रहा है, ये आर्थिक असमानता दिखा रही है जो आंकड़े आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तमाम प्रकार की और भी चीजें बढ़ेगी, तो उनको भी तो कंट्रोल में करना पड़ेगा ना। तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। की कुशलता है ना, चाइना के प्रशासक कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, आप डिक्टेटरशिप की तरफ तो ले ही जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत से कानून बिना जनता से डिस्कस किए, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैंने अनावश्यक 1500 कानून खत्म कर दिए। मैं शब्द कौन होता है लोकतंत्र में? मैं शब्द क्या है? बिल्कुल ठीक, मतलब हम होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संविधान को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है प्रकाश जी, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि इस बार के चुनाव में हम संविधान जिसको कोई नहीं बदल सकता, संविधान जिस पर बात करना भी ठीक नहीं है कि ऐसे बदला जाएगा, ऐसे बदला जा सकता है, इस पर लगातार चर्चा इस चुनाव में हो रही है। लेकिन कौशल किशोर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हम चुनावी परिदृश्य बदलता हुआ देख रहे हैं, इसको लेकर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह से देखिए प्रकाश जी ने बताया, आर्थिक सर्वे को लेकर, आबादी के सर्वे को लेकर, 2015 की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसको लेकर और जनसंख्या को लेकर, साथ ही साथ जीडीपी, इन सारी चीजों से हटकर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरक्षण, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, हिंदू मुसलमान, इन मुद्दों की जरूरत थी क्या? और इन मुद्दों से कितना आप चुनावी जो परिदृश्य है वो बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए इसका ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तालियां तो दोनों हाथों से बजती हैं। माहौल अगर बिगड़ता है तो एक तरफ से माहौल नहीं बिगड़ता है, उसमें दोनों की सहभागिता होती है, सबकी सहभागिता होती है। समाज जब बदलता है तो किसी एक व्यक्ति के बदलने से नहीं बदलता है, पूरी समाज की सहभागिता होती है। 20वीं सदी का भारत अलग था, 21वीं सदी का भारत अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले का भारत अलग था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद का भारत अलग है। 2014 के पहले का भारत अलग था, 2014 के बाद का भारत अलग है। ये परिदृश्य जो हैं सब अलग अलग हैं, सबका आकलन उनका उसी परिस्थिति में किया जा सकता है जिस तरह से जो है वो स्थितियां बदली हैं। और आज का जो एक समय जो नैतिकता का जो आवरण था, राजनीति में जो नैतिकता था, वो अब वैसी कोई स्थिति अब बची नहीं है। ये अब मुद्दे आ गए हैं, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति के साथ जो नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस और अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो है जो उनका क्या नेक्सस है ना, अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं। दूसरी चीज अब जो है प्रधानमंत्री, जैसा अभी कहा जा रहा था प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए नैतिकता में, अब आज की जो स्थितियां हैं, अभी अभी आतंकवाद की बात चल रही थी, अभी अभी जो है अपराधीकरण की बात चल रही थी। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर सुरक्षा पे ध्यान ना दिया जाए तो बहुत सारी घटनाएं जो है इस तरह की
बहुत सारी घटना इस तरह की बिल्कुल। घटित हो सकती हैं जिनकी बिल्कुल। भरपाई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अनुसार वो भी ठीक है। हाँ। तो जो बदलाव है वो जो भी देखा जा रहा है वर्तमान में, जैसे विरासत की बात हुई, तब एक तरफ से अगर ये आता है कि जो है संपत्ति का आकलन होगा, तो दूसरी तरफ से उसको अपनी तरह से अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। और ये चुनाव जो है निश्चित तौर से साम दाम दंड भेद से हर व्यक्ति जो है सत्ता में बने ठीक रहना है, चाहता है। साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार के और उस हथकंडे तरह अपनाए से- जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस तरह राधा, से जो है हर मुद्दे को हर मुद्दे पे खुद प्ले करें, बिल्कुल ठीक है। खुद उसको अपना मुद्दा बना लें। ठीक ये है। कला जो है भारतीय जनता पार्टी में है, उसका वो बखूबी उपयोग भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है। राधा वल्लभ जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कौशल जी ने कहा कि मूल मुद्दों से सिर्फ इसलिए भटकाया जा रहा है, जैसे कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, विरासत के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, इस प्रकार से मंगलसूत्र के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, वो इस प्रकार से क्योंकि मूल मुद्दों पर बहस ना हो, क्या ये सही है? मुद्दे मूल पर बहस होना चाहिए, लेकिन ये तो होगा संसद के अंदर। वहाँ से तो सब भाग लेते हैं संसद में, टीवी डिबेट पे आ जाएंगे, बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो वही उन लोगों से पूछो, जाके देखो तो सही। अब आज मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ फुटपाथ पर जो पैदल चलने की जगह है, वहाँ ठेले लगे हुए हैं। अब कैसे कह देंगे बेरोजगारी है? अच्छा, सड़क देखिए आप, भोपाल की, अपन भोपाल की बात करते हैं। हाँ। तो भोपाल में भी सड़कों का देखिए, मैंने मेरे ख्याल से पिछले 30 साल में मेरे यहाँ जो डामरीकरण हुआ है, उस पे वो लाइन डली गई है भाई, जिससे सड़क दिखे। तो ये विकास, इसको विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, ये तो ठीक है, भोपाल लेकिन की चुनाव बात तो है। मुद्दों पर ही होते हैं ना सर। मुद्दे अगर जनता की बात नहीं होगी चुनाव में, तो कब होगी? संसद के अंदर भी ये कितनी तो बात होती है, ये भी हमने संसद देखी के है। अंदर होगी, संसद के उसके अंदर बाद- कितनी बातें होती है जनता की, वो भी हमने देखी है। लेकिन चुनाव में अगर जनता के मुद्दे ना उठे तो कहीं ना कहीं जनता मायूस होती है। जनता कौन मुद्दे उठाएगा? कौन उठाएगा मुद्दे? बिल्कुल। विपक्ष को उठाना चाहिए ना, है? लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो आंकड़े रखे ना कि भाई यहाँ बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है, यहाँ लोगों को विकास नहीं हुआ। हाँ। आज देखिए आप, विश्व में सबसे बड़ा पुल किस देश में बना है? ये विकास में नहीं आएगा क्या? कितनी हाइट पर बना हुआ है वो पुल रेलवे का? और उसके बाद में अब हमको चाइना जाने के लिए 3 टनल में से होके जाना पड़ता है। ये विकास में आएगा या नहीं आएगा? हमको अपने देश की सुरक्षा का भी बात ध्यान रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो विकास सब जगह हो रहा ठीक है, है। प्रश्न ये है कि हमारी नजर नहीं दौड़ती वहाँ तक। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राधा वल्लभ जी, विकास हो रहा है। अब विकास देखिए, विकास क्या गिनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हम बार बार बात कर रहे हैं? विकास गिना रही है बीजेपी के, हमने राम मंदिर बना दिया। विकास गिना रही है बीजेपी जो है वो यूसीसी खत्म कर दिया, 370 हटा दिया। तो इन सब पर अब कितनी बार चुनाव लड़ेंगे, ये बताइए? ये वही विकास तो आप दोहरा रहे हैं ना जो पहले कर चुके हैं, उसको बार बार आप गिना रहे हैं जनता को। इससे कितना फायदा हो जाएगा? आदित्य नारायण जी, आपसे समझना चाहूंगी। अब जैसे कौशल किशोर जी ने कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो अब देखिए दोस्ती में तो हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के बिना नहीं रह पाता। अब दुश्मनी में भी हम देख लें कि भारत पाकिस्तान के बिना नहीं रह पा रहा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नजर तो है ही भारत के चुनाव पर। अब भारत में चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन एक बात मैं की और ध्यान दिलाने की इच्छा रखता हूँ कि निश्चित तौर पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसके पास में अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त मौके हैं, मीडिया का भी उनको साथ मिल रहा है और विपक्ष कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने ढंग से, मोदी जी अपने ढंग से मुद्दे उछाल रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों का माकूल जवाब देना जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। जवाब दिया भी नहीं जा रहा और जो दिया जा रहा है वो पहुंच भी नहीं पा रहा है। खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके छूटने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत के लोकतंत्र की मजबूती से संबंध रखता है कहीं ना कहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं माना है। ये देखें कि एन चुनाव के वक्त जो है किसी मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना और फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा छोड़ा जाना और ये कहकर छोड़ा जाना कि चूंकि चुनाव है और उनका चुनाव प्रचार करना जो है वो उनका मौलिक अधिकार है एक मुख्यमंत्री नहीं, ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है और जब लोकसभा चुनाव चल रहे हो। हाँ, ये उनकी टिप्पणी तो थी। ईडी जो टिप्पणी करती है वो टिप्पणी सरकार की भाषा मानी जाती है।
और सरकार जो है सरकार ने बोला था कि आप कहा इनको भी अंदर गया कर था, दीजिए। क्योंकि ये कहा भी गया था, ईडी ने ये कहा था मौलिक कि अधिकार आप नहीं है, पहले ईडी ने अगर कहा है। छोड़ दोगे उनको नहीं, तो एक ये नैसर्गिक अधिकार। नहीं सर, मुद्दा ये- ईडी की अच्छा, तरफ से ये कहा गया था कि हम कि हम आपसे कलम मांग नहीं रहे हैं और आप हमें कलम दे रहे हैं, हाँ। ये वाली बात हुई। नहीं, ठीक है, ईडी की तरफ से ये विरोध जताया गया था कि अगर आप उनको छोड़ दोगे जी, तो जी, वो हमारे ऊपर आरोप ये लग जाएगा कि हमने चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया और ये जानकर किया गया, जबकि 9 समन उनको पहले भेजे जा चुके थे। खैर वो मुद्दा अलग है सर, पाकिस्तान पे बात ऐसे अभी भारत सरकार ने जो है ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। हालांकि वही बंदरगाह जिस बंदरगाह के संचालन की समझौता किया है वो कई सालों से भारत सरकार 20 ही साल से- उसका संचालन 20 साल से करती चली आ रही प्रयासरत थी। है। लेकिन एक दीर्घकालीन समझौता हुआ है। एक तो चुनाव के समय पे किसी सरकार की ओर से कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना जो है ये कोई बहुत अच्छा एक परिपाटी नहीं हो सकती है। तो क्या ऐसे आचार संहिता को उल्लंघन माना जाए? आचार संहिता का उल्लंघन कितना है कितना नहीं है ये तो चुनाव आयोग तय ये करेगा। तो कानून तय करेगा। अच्छा, इसी तरीके से देखा जाए तो जहाँ तक चूड़ी की बात है, कंगन की बात है, बिल्कुल। किसकी नैतिक कर्तव्य किसको कंगन और चूड़ी पहनाने का है ये सब लोगों को पता है भारत में। बिल्कुल। संस्कृति का सबको ठीक मालूम है, है। ठीक है। तो इस तरीके की बातें ये जो है जो जवाब हमको देना पड़ रहा है वो जवाब विपक्ष क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल। विपक्ष के जो नेता है वो तो टेम्पो वाले दोस्त, अदानी अंबानी उन पर ही वो भी तो नहीं कर रहे ना। और राहुल गांधी भी तो आज के ट्वीट देख लीजिए, उनका आज ट्वीट कर रहे हैं कि आपके टेम्पो वाले दोस्त, पर वो भी तो मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे ना, बिल्कुल उनको सही मूल बात। मुद्दे पे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जो आर्थिक समानता की बात कांग्रेस ने की है, हाँ। जिस तरीके से की जाना चाहिए थी हाँ। और जिस तरीके से लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचना थी वो पहुंचा ही नहीं गई। बिल्कुल ठीक है। और उसका विपरीत प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने ढंग से उसको व्याख्या करके जो है विपरीत प्रभाव जो है पैदा हो गया। बिल्कुल ठीक है। अजय वकील सर, आपसे जानना चाहूंगा कि कौशल किशोर जी ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, आकलन की बात वो कर रहे थे। कंगना रनौत का एक मैं बयान का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। कंगना रनौत ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमको जो मूल आज़ादी मिली है वो हमको 2014 के बाद से मिली है। सनातन की आज़ादी, हमको सोचने की आज़ादी, हमको तमाम प्रकार की आज़ादी की बात की। उन्होंने 47 का जो आकलन था वो अब से किया है, ये कितना सही है? देखो ये तो निहायत मूर्खतापूर्ण बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आकलन की बात हुई, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। सुनिए कि पहले 2014 के बाद अगर देश आजाद हुआ और हम सब 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, हाँ। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उसका जिस तरह के बयान उन्होंने दिए उसका लाभ उनको मिल गया है और उनको हाँ। टिकट भी चुनाव का मिल गया और शायद वो मिल जीत गया। भी जाएंगे। जीत जाएंगी। तो ये उनका निजी राय हो सकती है, इसके बारे में कोई फर्क हिसाब से तो मोदी जी 1950 में पैदा हुए थे तो क्या 2014 के बाद माने जाएंगे क्या? बिल्कुल। फिर तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन हाँ, आकलन की बात चल रही थी। इसमें केवल अगर सच्चाई हो सकती है वो ये है कि राजनीति बदली है, एक कल्चर बदला, राजनीतिक संस्कृति बदली है और एक सोच बदला है। ये बात जरूर है 2014 के बाद में, और एक अलग तरीके से अलग विचारधारा के आधार पर काम करने की जो है वो तरीका बदला। वो कितना सही है गलत है वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे जो महापुरुष रहे हैं 1947 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, अंग्रेजों से आजादी दिलाई, जो हमारे महापुरुष रहे, संविधान निर्माता रहे, ये उन लोगों पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है ना, कहीं ना मैं कहीं। पहले कह चुका हूँ कि मूर्खतापूर्ण बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। बिल्कुल भाई उनका जन्म भी खुद कंगना रनौत को 2014 के पहले हुआ है, तो क्या उनका जन्म 2014 के बाद माना जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की ये तो क्या आती मतलब कि या तो लोग अपने आगाओं खुश करने के लिए होता है, या फिर ये है कि अतिरेक है किसी चीज का, ये उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है अजय वकील जी। चाहूंगा बिल्कुल जी बिल्कुल बोलिए राधा बिल्कुल। वल्लभ जी। ये जहाँ तक बेरोजगारी की बात हुई, जी तो जब अर्जुन सिंह जी राज्यपाल थे पंजाब के, जी। उस समय कौन सा मुद्दा उठा था वहाँ और वो क्यों उठा था? वो था बेरोजगारी का। बेरोजगारी एक का। किसान के यहाँ 4 बच्चे, हाँ। अब वो 4 बच्चे तो उतनी सी जमीन में काम नहीं कर सकते, तो बाप परेशान था, तो खालिस्तानी आते थे, उनके बाप को पैसे दिए और एक को लेके चले जाते थे। और आगे का घटनाक्रम तो बहुत विचित्र है, वो नहीं बताना चाहूंगा। तो बेरोजगारी तो तब भी थी, ऐसा नहीं कि तब सबको रोजगार मिलता था। है? तो बेरोजगारी ये मुद्दा अभी का नहीं है। अरे भाई 1951-52 के चुनाव हुए तो उसमें बेरोजगारी मुद्दा था। ठीक है। लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा था। और उस चुनाव में 45% वोटिंग हुआ था कुल जमा। ठीक है, उस 45% वोटिंग पर जो है नेहरू जी की सरकार चुन करके आई थी। चुन करके आई थी। ठीक बिल्कुल है।
अब कहीं ना कहीं प्रकाश जी, मैं अंतिम टिप्पणी आप ही से चाहूंगी। अब जिस तरह से मुद्दे बदलते हुए तो हमने देख लिए, लेकिन पीएम मोदी, अब विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी का ये कहना है कि विपक्ष इसलिए डर रहा है कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो एक तो नेहरू जी की बराबरी कर लेंगे, दूसरा विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सर, विपक्ष का ये कहना है, अब जैसे पाकिस्तान के ऊपर टिप्पणी की गई तो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, वो भी कहते हैं कि चीन से डर कर रहो, वो तो खुलेआम कहते हैं। इन दोनों बयानों को कैसे देखेंगे? पहले मैं दूसरे वाले का आपके जवाब बिल्कुल। जी, बोलिए। कि ये खाली प्लाट है, दो माफिया क्या करते हैं कि एक ने उस पर दावा कर दिया, वो उसका मालिक नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा ने उसके खिलाफ कर दिया कि नहीं ये मेरा है, इसका नहीं है, और वो जिसका है उसका पता ही नहीं है, उसका पता दावत नहीं। कतिलावे हो जाते हैं यहाँ कर पर। लेते हैं। ये ठीक उसी तरह का है। मणिशंकर यार बयान दे रहा है, मोदी जी इसकी सफाई दे रहे हैं, पाकिस्तान ने कुछ कहा ही नहीं है। अरे पाकिस्तान से कोई चैलेंज करे तो आप वो दो, ये तो मूर्ख बनाने की पॉलिटिक्स चल रही है। देश की जनता को इतना मूर्ख समझ रखा। नहीं, आपने भी फारूक अब्दुल्ला के गलगोटिया बयान यूनिवर्सिटी पर वो ये कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कि परमाणु बम से डरो, पाकिस्तान से डरो, अरे यानी भाई, वो तो कहाँ कह के रहे हैं? हैं चीन से फारूक डरो। अब्दुल्ला कहाँ के हैं? भारत के हैं, है ना। और ये पहली बार बयान नहीं है उनका, उन पे कार्रवाई करना थी तो वो बहुत पहले दे चुके, मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ हाँ, उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान ने कोई चैलेंज किया क्या? पाकिस्तान बर्बाद है, उसकी पुरानी नीति जो धार्मिक कट्टरवाद जो उसने चुना अपने देश के लिए, उसकी बर्बादी। हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं। धर्म हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की आड़ बना हुआ है। ये आपका दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट जो आपका लद्दाख में बैठे हुए हैं वांगचुक जी, वहां वो कह रहे हैं कि चीनी लोग घुसे हैं, हमारे चरवाहे नहीं जा पा रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मणिपुर के आपके देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप इज इक्वल टू, यहाँ जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इनकी जो पूरा मीडिया भी साथ देता है उसमें, कि मणिपुर की घटना एक अलग है, प्रशासन की विफलता है। और एक आप राजस्थान में किसी बलात्कार के मामले से उसको इज इक्वल टू कर दे रहे हो। हाँ। बिल्कुल वो ठीक कह रहे एक हैं प्रशासनिक विफलता। आप अपने मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कह रहे, नहीं बदल रहे हैं, आप उस पे अटैक चालू कर दिया। आप बड़ी घटना को छोटी से इज इक्वल टू कर रहे हो, तो ये गलत नीति है। प्रधानमंत्री जी बहुत प्रबल इच्छा शक्ति वाले हैं, उनसे बहुत उम्मीदें थी, वो बहुत कुछ आज भी कर सकते हैं, पर वो जो इस तरह के गुमराह जो करने वाली राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। बिल्कुल और जनता ठीक है। को इससे बचना चाहिए। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वीडियो आपने देखा होगा, वो यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं दुष्प्रचार के बिल्कुल ठीक लिए। है। वो कांग्रेस कार्यालय के लिए प्रदर्शन के निकल गए सेम के मामले में, उन्हें पता ही नहीं है मामले क्या है। हमसे वो आज तक के पत्रकार पूछ रहे, उन्हें पता ही नहीं है। वो जो इन्होंने जो एक शब्द चलाया था अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल, मैक्सल नक्सल बोल रहे हैं, स्टूडेंट को पता नहीं। लोग लाखों रुपए फीस जमा करके उनके पढ़ने भेज रहे हैं, और सत्ता उनका इस तरह दुरुपयोग कर रही है। ये जनता मूर्ख बन रही है। जनता को समझना पड़ेगा, अपने खास मुद्दों पे टिके रहे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमारे मूल मुद्दे क्या है और हमको किन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जनता को ये भी समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर हम अपना वोट करते हैं, जिन सियासतदानों को हम चुनकर संसद में भेजते हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए कितनी योजना बना रहे हैं, वो हमारे मुद्दे पर कितनी बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम मुद्दों का जो देख रहे हैं कि पहले चरण के मुद्दे, फिर दूसरे चरण के मुद्दे, फिर पांचवें चरण के मुद्दे, अभी 3 चरण बाकी है। देखना ये होगा कि क्या जनता के मूल मुद्दों पर सियासत होगी या इसी प्रकार से मुद्दे भटकते हुए जाएंगे। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से हमने मुद्दे शिफ्ट होते हुए देखे हैं, जिनका कभी जिक्र भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दे शिफ्ट हुए हैं, ये चुनावी परिदृश्य दिखाता है कि किस तरह से ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। 5वां चरण बेहद नजदीक है। 20 मई को 5वें चरण के जो चुनाव है, वोटिंग है, वो होनी है। देखना होगा कि पाकिस्तान की जो एंट्री लोकसभा चुनाव में हुई है, क्या 5वें चरण के लिए ये मुद्दा बन पाता है। फिलहाल समय हमें इतने ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।